आचार्य सूर्य को नाराज करने का मतलब है कि तुम और सिंह वंश का कोई भी वंशज इस पूरे जीवन में तेजो में अकादमी में कदम रखने के बारे में भूल जाए। राठौर मुखिया ने गुस्से में डांटते हुए कहा। विराट सिंह ने स्पष्ट रूप से उन्हें भड़का दिया था, जिससे उनका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। विराट कोई उतावला इंसान नहीं है और वह आचार्य सूर्य को अकारण नाराज नहीं करेगा। हमें बेवजह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने माथा सिकुड़ते हुए श्वेता सिंह और बाकी लोगों को शांत रहने का इशारा किया। तेजो में अकादमी के किसी आचार्य को नाराज करना एक संगीन अपराध था और वहां मौजूद हर व्यक्ति यह बात जानता था, जिसमें विराट सिंह भी शामिल था। क्या विराट सिंह जानकर ऐसा अपराध करेगा? असंभव, जब तक कि वह वास्तव में आचार्य सूर्य के शरीर के भीतर मौजूद शीत विष के बारे में न जानता हो। और सचमुच ठीक उसी समय जब हर कोई यह मानकर मन ही मन खुश हो रहा था कि अब विराट सिंह और सिंह वंश का विनाश निश्चित है, आचार्य सूर्य के शब्दों ने सभी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। विराट सिंह, तुम्हें मेरे शरीर के अंदर मौजूद शीत विष के बारे में कैसे पता चला? और तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मेरे पास जीने के लिए केवल आधा महीना ही बचा है? शुरुआती झटके के बीच जाने के बाद आचार्य सूर्य ने उतावली में पूछा। उनका दिल आश्चर्य से कांप रहा था। 16 साल का एक बच्चा जो उनसे केवल एक बार मिला था, वह उनके भीतर के शीत विष को पहचानने में सक्षम था। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। क्या आचार्य सूर्य के शरीर में वास्तव में शीत विष है? विराट सिंह को इसका एहसास कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? क्या विराट सिंह ने जो कहा वह सच है? एक अंधा तुक्का भी इतना सटीक नहीं हो सकता है ना? भीड़ गहरे सदमे में थी। चारों प्रमुख वंश अचानक खामोश हो गए और जो लोग अभी तक आरोप लगा रहे थे और कोस रहे थे, वे अब पत्थर की तरह जम चुके थे। आचार्य सूर्य, आपके शरीर में शीत विष कई वर्षों से जमा हो रहा है। ऐसा लगता है कि तेजो में अकादमी के पास कोई 5वें ग्रेड का औषधि शास्त्री नहीं है, अन्यथा आपका ये जहर बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया गया होता। विराट सिंह ने बोलते हुए पास आते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में तेजो में अकादमी में केवल एक 4थे ग्रेड के औषधि शास्त्री हैं, जो अकादमी के मुख्य आचार्य हैं, लेकिन वे भी मेरे इस शीत विष के आगे पूरी तरह से लाचार हैं। आचार्य सूर्य ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे विराट सिंह के भीतर बिल्कुल नहीं झांक पा रहे हैं। एक ही नज़र में आचार्य सूर्य की स्थिति का सटीक निदान करना और पलक झपकते ही प्रतिद्वंद्वी की चाल को नाकाम कर देना, क्या ऐसा इंसान कोई नाकारा हो सकता है? असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। आचार्य सूर्य के शरीर से शीत विष बाहर निकालना इसलिए कठिन है क्योंकि आप जिस साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं वह अधूरी है, जिसके कारण बार बार इसका दुष्प्रभाव होता है और जहर धीरे धीरे जमा होता जाता है। आचार्य सूर्य, क्या आपने हाल ही में इस शीत विष के दुष्प्रभाव की आवृत्ति को बढ़ते हुए महसूस किया है? विराट सिंह ने आगे कहा। बिल्कुल सही, पिछले कुछ दिनों से हर 2 घंटे में मुझे इस जहर के भयंकर प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। आचार्य सूर्य ने स्तब्ध होकर सिर हिलाते हुए कहा। क्या विराट सिंह भविष्य देख सकता था? उसे ये सब कैसे पता चल सकता था? मंच के नीचे खड़ी भीड़ हक्की बक्की रह गई। वे सोच रहे थे कि विराट सिंह के पास ऐसी दिव्य दूरदर्शिता कब से आ गई। पहले इसे पहचाना क्यों नहीं गया? बड़े बुजुर्ग, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? वीरेंद्र सिंह ने अरुण सिंह की ओर देखते हुए हैरान होकर पूछा। जब उन्होंने अपनी बात पूरी की तो उन्हें एहसास हुआ कि अरुण सिंह खुद किसी काठ के पुतले की तरह स्तब्ध खड़े थे। आचार्य सूर्य से कभी मिले बिना विराट को यह सब कैसे पता चल सकता है? श्वेता सिंह ने अविश्वास से कहा। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा था, सब बस अत्यधिक चकित थे। आचार्य सूर्य, निश्चिंत रहिए, मेरे पास शीत विष को बाहर निकालने में आपकी मदद करने का एक तरीका है, लेकिन साधना के मेरे वर्तमान स्तर के साथ मैं इस जहर की शक्ति को अकेले सहन नहीं कर सकता। इसलिए इसे बाहर निकालने के लिए हमें आपकी ही ताकत की आवश्यकता होगी, विराट सिंह ने शांति से कहा। इसके बाद उसने अपनी चेतना में सीखी रहस्यमयी हस्त मुद्राओं का उपयोग करते हुए आचार्य सूर्य की पीठ पर विशिष्ट बिंदुओं को दबाया, मानो वह किसी एक्यूप्रेशर तकनीक का प्रदर्शन कर रहा हो। विराट सिंह की यह तकनीक अत्यंत रहस्यमयी और गहरी थी और सभी लोग केवल आश्चर्य से देखते रह गए। इन सब में सिंह वंश सबसे अधिक स्तब्ध था। विराट सिंह को अपने साथ 16 वर्षों तक रखने के बावजूद वे नहीं जानते थे कि उसके पास ऐसी अद्भुत क्षमताएं भी थीं। आचार्य सूर्य ने पूरी तरह से सहयोग किया। विराट सिंह द्वारा कई बिंदुओं को दबाने के बाद आचार्य सूर्य ने अचानक महसूस किया कि शीत विष उनकी नाड़ियों से आश्चर्यजनक रूप से उफनकर बाहर आ रहा था। पलक झपकते ही उनके हाथ बर्फ की परत से ढक गए और उनके शरीर से ठंडक की लहरें निकलने लगी, जिसने जमीन पर बर्फ जमा दी। अब आचार्य सूर्य, विराट सिंह तेजी से चिल्लाया और तुरंत पीछे हट गया। हाँ, आचार्य सूर्य जोर से दहाड़े, उनका शक्तिशाली सच्चा प्राण फूट पड़ा, जिसने बाहर आ रही ठंडक को तुरंत तितर-बितर कर दिया। युवानदान क्षेत्र का 5वां स्तर। आचार्य सूर्य की इस भयानक ताकत को महसूस करके हर कोई इतना डर गया कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। जहर का एक बड़ा हिस्सा आसानी से बाहर निकल गया था, जिससे आचार्य सूर्य का चेहरा गहरे अचरज से भर गया। ये किस प्रकार की तकनीक थी जो इतनी असरदार थी? यहाँ तक कि तेजो में अकादमी के मुख्य आचार्य, जो एक 4थे ग्रेड के औषधि शास्त्री थे, वे भी इस शीत विष को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर भी शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के केवल 4थे स्तर वाले विराट सिंह ने इसे कर दिखाया था। विराट सिंह, ये कौन सा युद्ध कौशल है? इसने मेरे शीत विष का इतना बड़ा हिस्सा बाहर निकाल दिया। आचार्य सूर्य ने हैरानी से पूछा। आचार्य सूर्य, मैं केवल शीत विष का कुछ हिस्सा बाहर निकालने में ही आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपका पूरी तरह से इलाज नहीं कर सकता। पूर्ण निष्कासन के लिए आपको अभी भी किसी 5वें ग्रेड के औषधि शास्त्री की ही तलाश करनी होगी। विराट सिंह ने आचार्य सूर्य के सवाल का सीधा जवाब न देते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा।
जवाब न मिलने पर आचार्य सूर्य ने आगे दबाव नहीं डाला। आखिरकार हर इंसान के अपने कुछ व्यक्तिगत रहस्य होते ही हैं। हमारे साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली औषधि शास्त्री वास्तव में 5वें ग्रेड के हैं, लेकिन वे भी मेरे इस शीत विष को बाहर नहीं निकाल सके, आचार्य सूर्य ने एक लाचार मुस्कान के साथ कहा। अग्निवर्ष साम्राज्य इस विशाल महाद्वीप के अनगिनत साम्राज्यों में से केवल एक था। यहाँ तक कि वह इकलौता 5वें ग्रेड का औषधि शास्त्री, जिसने आचार्य सूर्य के जहर को निकालने का 2 बार प्रयास किया था, इस जहर के दुष्प्रभाव के कारण अपनी जान गंवाते गंवाते बचा था। विराट, जब तुम्हारे पास कोई तरीका है तो तुम आचार्य सूर्य की पूरी मदद क्यों नहीं कर देते? श्वेता सिंह ने देखा कि विराट सिंह के पास आचार्य सूर्य के शीत विष को बाहर निकालने का तरीका था, तो उन्होंने तुरंत मदद करने का सुझाव दिया, ताकि आचार्य सूर्य पर एक आसान बना रहे। तेजो में अकादमी में आचार्य सूर्य का स्थान बहुत ऊंचा और शक्तिशाली था, और उनका पक्ष हासिल करने से सिंह वंश को बहुत बड़े लाभ मिल सकते थे। आचार्य सूर्य की आंखें उम्मीद से भर गईं। वे विराट सिंह को देखने लगे, क्योंकि वह उनके जीवन की एकमात्र आशा था। पूरे अग्निवर्ष साम्राज्य में उनके शरीर के भीतर से शीत विष को बाहर निकालने के लिए कोई नहीं मिला था, फिर भी विराट सिंह ने कुछ ही पलों में इसका काफी हिस्सा बाहर निकाल दिया था। ऐसा करते हैं आचार्य सूर्य, मैं 1 महीने में अकादमी का एक चक्कर लगाऊंगा। मैंने आपके शरीर से जो शीत विष अभी बाहर निकाला है, वह आपको 3 महीने तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, विराट सिंह ने कहा। अगर श्वेता सिंह ने बीच में हस्तक्षेप न किया होता तो वह शायद आचार्य सूर्य को मरने के लिए ही छोड़ देता। धन्यवाद भाई विराट। आचार्य सूर्य अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। आचार्य सूर्य का ये व्यवहार और विराट सिंह के सामने इस तरह हाथ जोड़ने का दृश्य देखकर नीचे खड़े दर्शक दंग रह गए। इसके बजाय मेरी मां का धन्यवाद कीजिए, विराट सिंह ने उदासीनता से कहा और मधुरा के साथ जाने के लिए मुड़ गया। विराट सिंह को जाते देख आचार्य सूर्य अत्यंत व्याकुल हो गए। श्रीमती सिंह, आपका धन्यवाद भाई विराट, मैं आपके नाम की सिफारिश सीधे अकादमी के डीन से कर सकता हूं, आपका क्या ख्याल है? विराट सिंह जैसे विलक्षण प्रतिभा वाले युवक को खोया नहीं जा सकता था, और आचार्य सूर्य हर हाल में उसे तेजो में अकादमी में लाने का रास्ता खोजना चाहते थे। डीन से सिफारिश, यह कोई छोटी बात नहीं थी। आवश्यकता नहीं है। आपकी अच्छी भावनाओं के लिए धन्यवाद आचार्य सूर्य, विराट सिंह ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, और एक बार फिर आचार्य सूर्य के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विराट निश्चित रूप से पागल हो गया है। वीरेंद्र सिंह ने अविश्वास से विराट सिंह को देखा। एक ऐसा अवसर जिसे पाने के लिए अनगिनत लोग तरसते थे, विराट सिंह ने उसे साफ साफ ठुकरा दिया था। तेजो में अकादमी में साम्राज्य के अनगिनत जीनियस जमा होते थे। इसकी ताकत साम्राज्य से मुकाबला करने के लिए काफी थी, और डीन के रुतबे की केवल कल्पना ही की जा सकती थी, जहां आम लोगों का उनसे मिलना भी बेहद मुश्किल था। बड़े भाई विराट, मेरा इंतजार करो। लक्ष्मण तेजी से उसके पीछे भागा। अनुपम नगर के सभी लोगों के आश्चर्य और ईर्ष्या के बीच विराट सिंह उनकी आंखों से ओझल हो गया। एक ऐसी जगह जहां जाने का लोग केवल सपना देख सकते हैं, और वहां तुम्हें आने के लिए गिड़गिड़ाया जा रहा है, लेकिन तुम मना कर रहे हो। क्या तुम मुझे सिर्फ ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे कि तेजो में अकादमी के बिना भी तुम शक्तिशाली बन सकते हो? क्या तुम अनुपम नगर के लोगों को यह साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे कि तुम कचरा नहीं हो? मालिनी राठौर मन ही मन जल भुन गई। आज की पूरी सुखियों की चमक जो उसकी होनी चाहिए थी, वह सब विराट सिंह ने चुरा ली थी। विराट सिंह जितना अधिक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा था, मालिनी राठौर को उससे उतनी ही अधिक घृणा और चिढ़ महसूस हो रही थी। उसके दिल में कड़वाहट और गहरी होती जा रही थी। विराट सिंह को आखिर हुआ क्या है? अकादमी के डीन एक 4थे ग्रेड के औषधि शास्त्री हैं, और उसने वास्तव में उन्हें मना कर दिया। इतना सुनहरा अवसर, फिर भी उसने ठुकरा दिया। एक औषधि शास्त्री का साथ कौन नहीं चाहता? अगर जड़ी बूटियों और गोलियों की सहायता हो तो साधना में शक्तिशाली बनने से कौन डरेगा? बस दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा वाला एक कचरा ही तो है। इतना अहंकारी, जो तेजो में अकादमी को भी तुच्छ समझ रहा है। क्या सचमुच उसे लगता है कि शीत विष निकालने का थोड़ा सा ज्ञान होने से वह बहुत महान बन गया है? दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा वाला कचरा कभी नहीं बदलेगा। लोग धीरे धीरे अपने होश में आए, और उनके चेहरों पर एक बार फिर हैरानी, निराशा, तिरस्कार और ठंडी हंसी लौट आई। विराट सिंह ने चाहे कितना भी अद्भुत काम क्यों न किया हो, उनकी नजरों में दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा वाला कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। बस एक बेकार कचरा, पूरी तरह से मूर्ख, सिंह वंश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। तेजस्वी राव ने तिरस्कार के साथ उपहास उड़ाया। यशवंत ने हंसते हुए कहा, क्या ये बिल्कुल सही नहीं हुआ? अगर वह मान जाता तो हम विराट सिंह से अपना बदला कैसे लेते? अगर विराट सिंह ने स्वीकार कर लिया होता तो एक 4थे ग्रेड के औषधि शास्त्री की सहायता से तेजस्वी राव को वास्तव में डर था कि वह 1 महीने में विराट सिंह का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब जब विराट सिंह ने मना कर दिया था तो उसने राहत की सांस ली। एक 4थे ग्रेड के औषधि शास्त्री का अस्तित्व कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि अनुपम नगर में केवल एक प्रथम ग्रेड का औषधि शास्त्री ही था। औषधि शास्त्री के स्तर में आगे बढ़ना साधना स्तर में सुधार करने से कहीं अधिक कठिन था, और एक औषधि शास्त्री की पहचान पूरे महाद्वीप में अत्यंत सम्मानित थी। अरुण सिंह एक प्रथम ग्रेड के औषधि शास्त्री थे। केवल इसी स्थिति से उन्होंने सिंह वंश को बहुत मजबूत बनाया था। उनके रहते सिंह वंश में कभी आध्यात्मिक द्रव और प्रथम ग्रेड की गोलियों की कमी नहीं हुई थी। ऐसे महान औषधि शास्त्री के अवसर को भी विराट सिंह ने आचार्य सूर्य के सामने ठुकरा दिया था। सबकी नजरों में विराट सिंह दीवार पर न चिपकने वाली मिट्टी की तरह था। आचार्य सूर्य, चूंकि विराट सिंह तेजो में अकादमी में प्रवेश नहीं करना चाहता, तो क्या वह तीसरा स्थान संभावित रूप से
राव मुखिया अभी भी तेजस्वी राव को वह तीसरा स्थान दिलाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे अपना वाक्य पूरा कर पाते, उनका चेहरा पीला पड़ गया। जब विराट सिंह तैयार ही नहीं है तो कैसा तीसरा स्थान? आचार्य सूर्य ने दो टूक शब्दों में कहा। आचार्य सूर्य के शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे, ये तीसरा स्थान विशेष रूप से विराट सिंह के लिए तैयार किया गया था। अगर विराट सिंह इसे नहीं चाहता था तो किसी और को भी इसे पाने का सपना नहीं देखना चाहिए। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता था कि आचार्य सूर्य के मन में विराट सिंह का कितना अधिक महत्व था। नहीं, मुझे कुछ न कुछ सोचना ही होगा। मुझे इस लड़के को किसी भी तरह अकादमी में खींच कर लाना ही होगा। आचार्य सूर्य ने माथा सिकोड़ा और मन ही मन सोचा। विराट सिंह के बार बार मना करने के बावजूद वे हार मानने को तैयार नहीं थे। सिंह मुखिया, श्रीमती सिंह, कृपया अपने बेटे से कहें कि जब भी उसका तेजो में अकादमी जाने का मन हो, मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। मुझे उम्मीद है कि सिंह मुखिया उसे आगे समझाने का प्रयास करेंगे। आचार्य सूर्य ने वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी से अत्यधिक विनम्रता से कहा। आचार्य सूर्य के इन शब्दों ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि यह निस्संदेह विराट सिंह को एक सीधा और वीआईपी प्रवेश मार्ग देने जैसा था। क्या विराट सिंह सचमुच इतना मायने रखता था? पूरे अग्निवर्ष साम्राज्य में ऐसा कौन सा दूसरा व्यक्ति था जिसे ऐसा सम्मान मिलता? आचार्य सूर्य, मुझे डर है कि हम भी असहाय हैं। विराट बहुत जिद्दी है और एक बार जब वह अपना मन बना लेता है तो उसे बदलता नहीं है। श्वेता सिंह ने एक कड़वी मुस्कान के साथ लाचारी व्यक्त की। वे जानती थी कि विराट सिंह तेजो में अकादमी क्यों नहीं जाएगा। शायद वहां मौजूद हर व्यक्ति यह बात जानता था, सिवाय आचार्य सूर्य के। आज विराट सिंह के प्रदर्शन ने अनुपम नगर के सभी लोगों को हैरान और हक्का बक्का कर दिया था, जिससे वे जो कुछ भी देख रहे थे उस पर विश्वास करने या उसे समझ पाने में पूरी तरह असमर्थ थे। अखाड़ा छोड़ने के बाद विराट सिंह और उसके दो साथी अब अनुपम नगर के रत्न भंडार पहुंच चुके थे। जैसा कि नाम रत्न भंडार अनगिनत खजानों का भंडार से पता चलता है, यह अनगिनत खजानों का भंडार था। युद्ध तकनीकें, साधना तकनीकें, हथियार, औषधियां, सामग्रियां और भी बहुत कुछ। यह अनुपम नगर की सबसे चहल पहल वाली जगह भी थी। तीसरे युवा मास्टर, आप क्या खरीदना चाहते हैं? रत्न भंडार में प्रवेश करते ही मधुरा ने उत्सुकता से पूछा। विराट सिंह ने कहा, सप्तवर्ण अमृत। सप्तवर्ण अमृत? क्या हमारे सिंह वंश के पास ये पहले से नहीं है? मधुरा ने उलझन में पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उनके पास ये पहले से मौजूद है तो उसे और खरीदने की क्या आवश्यकता थी। विराट सिंह द्वारा आचार्य सूर्य के प्रस्ताव को ठुकराने की बात याद करके मधुरा पहले से ही हैरान थी। अब यहाँ सप्तवर्ण अमृत खरीदने आने पर मधुरा को पूरा यकीन हो गया था कि विराट सिंह का अब कुछ नहीं हो सकता। हालांकि लक्ष्मण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अभी भी यही सोच रहा था कि विराट सिंह ने आचार्य सूर्य को क्यों मना किया। उसका ध्यान आध्यात्मिक द्रव पर नहीं था। यह एक रहस्य है, तुम मेरे माता पिता को नहीं बताओगी, समझी? विराट सिंह ने धीमी आवाज में कहा। उसका लहजा थोड़ा ठंडा था, जिससे डरकर मधुरा ने तुरंत बार बार सिर हिलाया। आज रत्न भंडार थोड़ा शांत था क्योंकि हर कोई अखाड़े की तरफ गया हुआ था। क्या ये युवा मास्टर विराट नहीं है? कितने दुर्लभ मेहमान आए हैं और युवा मास्टर लक्ष्मण भी यहाँ हैं। जैसे ही उन्होंने रत्न भंडार में कदम रखा, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत उनका स्वागत किया। वह रत्न भंडार का प्रबंधक राजेश शर्मा था। लक्ष्मण को देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन विराट सिंह को देखना वास्तव में हैरान करने वाला था। रत्न भंडार में विराट सिंह की यह पहली यात्रा थी। युवा मास्टर विराट, क्या आज तेजो में अकादमी का नामांकन नहीं चल रहा है? आप रत्न भंडार क्यों आए हैं? ओहो, बिल्कुल सही, मैं तो लगभग भूल ही गया था कि युवा मास्टर विराट ने एक दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा जगाई है और आपके पास तेजो में अकादमी में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है। राजेश शर्मा ने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो दिखने में तो विनम्र थी, लेकिन उसके शब्द ताने से भरे थे। अपना गंदा मुंह बंद रखो, वरना मैं इसे फाड़ दूंगा, लक्ष्मण ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी उग्र दृष्टि देखकर राजेश शर्मा कांप उठा। राजेश शर्मा रत्न भंडार में सिर्फ एक प्रबंधक था, वह लक्ष्मण को उकसाने का साहस नहीं कर सकता था। मुझे सप्तवर्ण अमृत की 10 बोतलें चाहिए, जाओ और मेरे लिए तैयार करो, विराट सिंह ने बिना कोई भाव दिखाए कहा। उसने राजेश शर्मा की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। सप्तवर्ण अमृत? क्या अरुण सिंह इसे नहीं बना सकते? सिंह वंश की दुकानें तो इसे बेचती भी हैं और आप यहाँ और खरीदने आए हैं, युवा मास्टर विराट। राजेश शर्मा ने अचरज से विराट सिंह को देखा। वह सोच रहा था कि क्या इसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है और खर्च करने की जगह नहीं मिल रही। जब कहा जा रहा है तो बस जाओ, ये फालतू का बकवास क्यों? लक्ष्मण ने फिर से डांटा। जी, मैं अभी जाता हूँ, राजेश शर्मा ने बार बार सिर हिलाया। लक्ष्मण, आचार्य सूर्य जल्द ही लौटने वाले होंगे, इसलिए तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, विराट सिंह ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा। बड़े भाई विराट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप तेजो में अकादमी क्यों नहीं जाना चाहते? लक्ष्मण ने गंभीरता से पूछा। क्या तुम मूर्ख हो? मेरी दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा के साथ वहां जाना केवल मुझे उनके मजाक का पात्र बनाएगा। मैं अपनी इज्जत नहीं गंवा सकता, और इसके अलावा मालिनी राठौर भी उसी अकादमी में है, तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा? विराट सिंह ने एक लापरवाह मुस्कान के साथ कहा। लक्ष्मण के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए विराट सिंह ने कहा, तुम्हारे पास अच्छी प्रतिभा है, कड़ी मेहनत करो और अपने पिता को निराश मत करना। चिंता न करें बड़े भाई विराट, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा बड़े भाई विराट, लक्ष्मण ने दृढ़ता से सिर हिलाया और अपने सवालों का जवाब मिलने के बाद ही वह वहां से गया। लक्ष्मण को विदा करने के बाद विराट सिंह को थोड़ा बुरा लग रहा था। युवा मास्टर विराट, ये रहा आपका सप्तवर्ण अमृत, 10 बोतलें।
जल्द ही राजेश शर्मा सप्तवर्ण अमृत की 10 बोतलें लेकर बाहर आया। पहले तो वह बहुत विनम्र था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लक्ष्मण अब वहां नहीं है, उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। जैसे ही विराट सिंह ने उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया, राजेश शर्मा ने उन्हें पीछे हटा लिया और उपहास उड़ाते हुए कहा, युवा मास्टर विराट, आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है। सप्तवर्ण अमृत की एक बोतल की कीमत 300 स्वर्ण मुद्रा है। क्या 300 स्वर्ण मुद्रा? ये तो सीधे सीधे डकैती है। ये सुनते ही मधुरा गुस्से में भड़क उठी। सप्तवर्ण अमृत कोई कीमती आध्यात्मिक द्रव नहीं था, ये केवल शरीर शुद्धि क्षेत्र वाले लोगों की साधना गति को बढ़ाने के लिए था और एक बोतल की कीमत केवल 100 स्वर्ण मुद्रा थी। राजेश शर्मा जानबूझकर विराट सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। हाल ही में सप्तवर्ण अमृत की कीमत बढ़ गई है, 300 स्वर्ण मुद्रा एक बोतल, लेना है तो लो वरना जाओ। वैसे भी आपके सिंह वंश के पास बहुत है, हम इसे बेचें या ना बेचें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राजेश शर्मा ने ताना मारते हुए कहा। जैसे ही मधुरा उसे डांटने वाली थी, विराट सिंह ने उसे रोक दिया और उदासीनता से कहा, मैं सप्तवर्ण अमृत की 20 और बोतलें लूंगा, लेकिन पहले मुझे हथियार देखने ले चलो। क्या मैं जान सकता हूं कि युवा मास्टर विराट किस तरह का हथियार चाहते हैं? रत्न भंडार में हथियार काफी महंगे हैं, राजेश शर्मा ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसका लहजा रूखा था, वह विराट सिंह के साथ एक ग्राहक जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर रहा था। विराट सिंह ने बेरुखी से कहा, पहले देख लेते हैं। तीसरे युवा मास्टर का स्वभाव इतना शांत कब से हो गया? मधुरा ने आश्चर्य से सोचा। उसे लग रहा था कि विराट सिंह आज कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है, थोड़ा रहस्यमयी लग रहा है। विराट सिंह के पुराने गुस्से को देखते हुए वह अब तक हाथापाई शुरू कर चुका होता, न कि चुपचाप सहन करता। हथियार कक्ष में हर तरह के हथियार प्रदर्शित किए गए थे, इसके बगल में एक और कमरा था जो हर तरह के जादुई अस्त्रों से भरा हुआ था। जादुई अस्त्रों और सामान्य हथियारों को निचले से उच्च श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। जादुई अस्त्र, रत्न अस्त्र, आध्यात्मिक अस्त्र, अमर अस्त्र और दिव्य अस्त्र, जिनमें से प्रत्येक को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था, निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी। यद्यपि रत्न भंडार में कई हथियार और जादुई उपकरण थे, आखिरकार यह एक छोटे से शहर की दुकान ही थी और सभी हथियार केवल जादुई अस्त्र श्रेणी के थे। रत्न और आध्यात्मिक अस्त्र केवल शक्तिशाली शहरों और संप्रदायों के पास होते हैं। साधना तकनीकों और युद्ध कौशलों की तरह जादुई अस्त्र जितना अधिक शक्तिशाली होता है, वह उतना ही अधिक कीमती और दुर्लभ होता है। विराट सिंह ने चारों ओर नजर दौड़ाए और मन ही मन सोचा, साधारण हथियार ढले हुए लोहे से बनते हैं, मुझे उम्मीद है कि रहस्यमयी लोहे से बना कोई हथियार मिल जाए। विराट सिंह की नजर आखिरकार एक हथौड़े पर जाकर टिकी और उसने कहा, मुझे ये वाला चाहिए। 3000 स्वर्ण मुद्रा, राजेश शर्मा ने बिना देखे ही कीमत बता दी। आप जानबूझकर कीमत बढ़ा रहे हैं। निम्न श्रेणी जादुई अस्त्रों की कीमत केवल 1000 स्वर्ण मुद्रा है। तीसरे युवा मास्टर, ये जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है, मधुरा ने गुस्से में अपने गाल फुलाते हुए कहा। उसका मन कर रहा था कि राजेश शर्मा को एक थप्पड़ मारकर दीवार से सटा दे। अगर मैं परेशान कर रहा हूं तो क्या? ये दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा वाले कचरे के अलावा कुछ नहीं है, हमने हथियारों की कीमत बढ़ा दी है। अगर नहीं चाहिए तो दफा हो जाओ। राजेश शर्मा ने अपने हाथ फैलाए और एक ऐसा चेहरा बनाकर उपहास उड़ाया जिस पर मुक्का मारने का मन करे। विराट सिंह ने उसे नजरअंदाज किया और मुस्कुराते हुए मधुरा से कहा, मधुरा, मैं तुम्हें जादुई खजाने दिखाने ले चलता हूं, जो पसंद आए बेझिझक बताना। खजाना कक्ष में विराट सिंह ने सहजता से एक भंडारण अंगूठी चुनी और चून की भंडारण अंगूठियां अत्यधिक कीमती होती हैं। राजेश शर्मा ने इसकी कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्रा बताई। विराट सिंह ने कोई मोल भाव नहीं किया और सामान चुनना जारी रखा। समय बीतता गया, आधे घंटे के बाद विराट सिंह ने दर्जनों खजाने चुन लिए और वह जितना अधिक चुनता गया वे उतने ही महंगे होते गए। वह किसी नए नवेले अमीर व्यक्ति की तरह लग रहा था, जो पैसों को पानी की तरह बहा रहा हो। राजेश शर्मा द्वारा बताई गई कीमतों के अनुसार सभी खजानों को मिलाकर कुल कीमत कम से कम 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से अधिक हो गई थी। विराट सिंह को एक साथ इतना सारा सामान खरीदते देखकर मधुरा बेहद चिंतित हो गई। वह 1 लाख से अधिक स्वर्ण मुद्रा की बात थी, विराट सिंह के पास इतने सोने के सिक्के न होने की बात तो दूर, खुद सिंह वंश भी कम समय में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकता था। युवा मास्टर विराट, क्या आपका चुनाव पूरा हो गया? इन सभी खजानों को मिलाकर कुल कीमत 1,37,000 स्वर्ण मुद्रा होती है। एक बार खरीदे जाने के बाद रत्न भंडार सामान वापस नहीं लेता, ये यहाँ का नियम है। अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो रत्न भंडार से बाहर निकलने के बारे में सोचिएगा भी मत। आपके पिता भी आ जाएं, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। राजेश शर्मा ने ताना मारते हुए ताली बजाई और कुछ ही देर में रत्न भंडार से 1 दर्जन से अधिक मजबूत और हटे कट्टे आदमी दौड़ते हुए बाहर आ गए। यद्यपि अनुपम नगर में 4 प्रमुख वंश थे, लेकिन रत्न भंडार को भी कम नहीं आंका जा सकता था। यहाँ का भवन स्वामी भी एक प्रथम ग्रेड का औषधि शास्त्री था। वरना अगर राजेश शर्मा को 100 जिगर भी दे दिए जाते, तब भी वह विराट सिंह के सामने इतनी अशिष्टता करने की हिम्मत नहीं करता। तो ये सिंह वंश का कचरा निकला। क्यों, क्या आज तुम रत्न भंडार में हंगामा करने आए हो? हटे कट्टे आदमियों में से एक ने हंसते हुए मजाक उड़ाया। इतना सारा सामान खरीद लिया और पैसे देने की औकात नहीं है, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, एक अन्य आदमी अपनी खौफनाक और भयानक शक्ल के साथ चिल्लाया। युवा मास्टर, अब हम क्या करें? मधुरा का सुंदर चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उनके सामने खड़े इन पहलवानों में से कोई भी एक व्यक्ति विराट सिंह को आसानी से गिरा सकता था, दर्जन भर आदमियों की बात तो छोड़ ही दीजिए।
राजेश शर्मा, अगर तुम अभी के अभी घुटनों के बल बैठकर मुझे नमन करो और कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, विराट सिंह ने बिना किसी डर के ठंडे स्वर में कहा। मेरी जान बख्शोगे? हा हा। राजेश शर्मा पहले तो चौंक गया, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। विराट सिंह, अगर तुम घुटनों के बल बैठकर मुझे नमन करो और कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ तो शायद मैं तुम्हें सामान वापस करने दूं। मैं तुम्हें पाद की तरह छोड़ दूंगा। 6 महीनों से तुम्हारा साधना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है, क्या मैं सही कह रहा हूं? तुम जिस अग्नि गुण साधना तकनीक का अभ्यास कर रहे हो, तुम चाहे कितना भी अभ्यास कर लो, तुम्हारा सच्चा प्राण बिखर जाता है और अवशोषित नहीं हो पाता, क्या मैं सही कह रहा हूं? विराट सिंह ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, ऐसा लग रहा था मानो वह राजेश शर्मा के बारे में सब कुछ आर पार देख रहा हो। तुम्हें ये कैसे पता? राजेश शर्मा की आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं। यह एक ऐसा रहस्य था जो केवल वही जानता था और उसने कभी किसी और से इसका जिक्र नहीं किया था। दूसरे लोग इससे पूरी तरह बेखबर थे, फिर भी विराट सिंह ने इसका बिल्कुल सटीक विवरण दिया था। प्राण शुद्धि क्षेत्र के 5वें स्तर को पार करने के प्रयास में तुमने जबरदस्ती आगे बढ़ने के लिए एक अमृत लिया, जिसके परिणामस्वरूप साधना भटक गई और एक छिपा हुआ संकट खड़ा हो गया। अब जब भी तुम साधना करते हो, तुम्हें अपने पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस होता है, क्या मैं सही कह रहा हूं? विराट सिंह ने उपहास उड़ाते हुए अपनी बात जारी रखी। असंभव, तुम्हारे लिए ये जानना असंभव है। मैंने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया, यहाँ तक कि भवन स्वामी भी नहीं जानते, तुम्हें ये सब कैसे पता चल सकता है? राजेश शर्मा ने डरते हुए विराट सिंह की ओर देखकर कहा। दर्जन भर पहलवानों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा, क्या ये संभव था कि विराट सिंह जो कह रहा था वह सब सच था? युवा मास्टर को ये सब कैसे पता? मधुरा ने स्तब्ध होकर विराट सिंह की ओर देखते हुए पूछा। डरे हुए राजेश शर्मा को देखते हुए विराट सिंह ने उपहास उड़ाया, तुम मरने की कगार पर हो, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बचे हैं। तुम जितना अधिक साधना करोगे उतनी ही जल्दी मरोगे। यदि तुम भवन स्वामी को भी बताओगे तो वे भी तुम्हें नहीं बचा सकते। केवल मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। आप मुझे बचा सकते हैं? क्या आप सच कह रहे हैं? राजेश शर्मा ने घबराहट में पूछा। उसके घबराए हुए चेहरे से साफ जाहिर था कि विराट सिंह जो कह रहा था वह पूरी तरह सच था। अफसोस की बात है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे गंवा दिया, विराट सिंह ने ताना मारा। युवा मास्टर विराट, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मैं अभी मरना नहीं चाहता। राजेश शर्मा दहशत में घुटनों के बल बैठ गया और नमन करने लगा। बकवास। तभी अधिकारपूर्ण और रूखी आवाज गूंज उठी। भवन स्वामी। राजेश शर्मा और उन दर्जन भर पहलवानों ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। उठो। रत्न भंडार के भवन स्वामी ने राजेश शर्मा पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम एक नाकारा की बातों पर विश्वास कर रहे हो। वह तुम्हें बचाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर सकता है? मूर्ख। आने वाला व्यक्ति युगवीर था, जो रत्न भंडार का भवन स्वामी था। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो एक प्रथम ग्रेड का औषधि शास्त्री भी था। प्रबंधक राजेश, वह लड़का निश्चित रूप से आपको बेवकूफ बना रहा है। पहलवानों में से एक ने कहा, उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नाकारा इंसान राजेश शर्मा को बचा सकता है। विराट सिंह, तुम्हारी यह मजाल कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया। राजेश शर्मा का गुस्सा उबल पड़ा। विराट सिंह, अपने पिता और अरुण सिंह के खातिर सामान नीचे रखो और दफा हो जाओ। रत्न भंडार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। ये जगह तुम्हारे उपद्रव मचाने के लिए नहीं है। युगवीर ने विराट सिंह को गुस्से में डांटा और उनके शरीर से एक दबंग आभा फूट पड़ी। हुम्फ, आप इसके लिए पछताएंगे। राजेश शर्मा, अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर मुझे नमन करो और कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ तो मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दूंगा। विराट सिंह ने युगवीर की आभा से बिल्कुल न डरते हुए ताना मारा। उसने भवन स्वामी को तनिक भी गंभीरता से नहीं लिया। अगर तुम अब यहाँ से दफा नहीं हुए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। राजेश शर्मा ने काले और गुस्से भरे चेहरे के साथ कहा। उसका रूप वास्तव में खौफनाक था, लेकिन उसका दिल अनकही कड़वाहट से भरा हुआ था। विराट सिंह के सीधे आरोपों ने उसे पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया था, लेकिन युगवीर की मौजूदगी के कारण उसकी विराट सिंह के सामने झुकने की हिम्मत नहीं हुई, अन्यथा उसे प्रबंधक के पद से हटा दिया जाता। तुम्हारे पास से मौका चला गया है और इसके अलावा भवन स्वामी युगवीर, इतने सालों की औषधि निर्माण के बाद आपके शरीर में भी काफी मात्रा में अग्नि विष जमा हो गया होगा, है ना? अरुण सिंह भी अक्सर इस अग्नि विष से पीड़ित रहते हैं और उस तरह का दर्द कोई साधारण इंसान सहन नहीं कर सकता। हर औषधि शास्त्री के शरीर में अग्नि विष होता है और किस्मत से मैं जानता हूं कि इसे कैसे बाहर निकाला जाता है। विराट सिंह ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा और शान से जाने के लिए मुड़ गया। विराट सिंह के शब्द राजेश शर्मा के लिए मौत की सजा की तरह थे, जो अंदर ही अंदर दहशत से भर गया था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी घुटनों के बल बैठ जाए, जमीन पर माथा पटके और कुत्ते की तरह भौंकने लगे। युगवीर ने अपनी आंखों में एक जटिल भाव के साथ अपनी भौहें सिकुड़ी। उन्होंने पाया कि उनके सामने खड़ा विराट सिंह पहले वाले विराट सिंह से बिल्कुल अलग था। युगवीर को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें विराट सिंह की बातों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। रत्न भंडार छोड़ने के बाद विराट सिंह कुछ सप्तवर्ण अमृत लेने के लिए अपनी खुद की दुकान पर गया और फिर सिंह हवेली लौट आया। तीसरे युवा मास्टर, परिवार के मुखिया और मालकिन आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हवेली पहुंचते ही एक गार्ड तेजी से उसका स्वागत करने आया। विराट सिंह को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि क्या चल रहा है। हॉल में वीरेंद्र सिंह और श्वेता सिंह मुख्य सीटों पर बैठे थे। तीनों बुजुर्ग अलग अलग बैठे थे और आर्यन सिंह तथा दूसरे भाई दोनों भी उपस्थित थे।
हॉल में प्रवेश करते ही वीरेंद्र सिंह और बाकी लोगों के बोलने का इंतजार किए बिना विराट सिंह ने पहल करते हुए कहा, पिताजी, मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन यह मेरा रहस्य है और इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना यह बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे सकता है। यह वीरेंद्र सिंह और अरुण सिंह ने उलझन में एक दूसरे को देखा। विराट, क्या तुम्हारा ठीक होना और आचार्य सूर्य के शरीर के शीत विष को पहचानने की क्षमता का संबंध तुम्हारे इसी रहस्य से है? श्वेता सिंह ने पूछा। विराट सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, आचार्य सूर्य की मदद करना भी सिंह वंश के फायदे के लिए ही था। हमारी पहले से ही राव वंश से दुश्मनी हो चुकी है, राठौर वंश हमारे खिलाफ है और रत्न भंडार सप्तवर्ण अमृत को लेकर हमारे सिंह वंश के साथ उलझा हुआ है। हमारा सिंह वंश सचमुच संकटों से घिरा हुआ है। तुमने आचार्य सूर्य का जहर बाहर निकालने में मदद उन्हें ये सब दिखाने के लिए की थी। अरुण सिंह ने विराट सिंह के इशारे को समझ लिया। तेजो में अकादमी हमारे साम्राज्य में एक बहुत ऊंचा स्थान रखती है। हम राव और राठौर वंशों के साथ साथ रत्न भंडार को दबाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही वे आपस में हाथ मिला लें, फिर भी उन्हें तेजो में अकादमी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। विराट सिंह ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर ऐसी बात है तो तुमने आचार्य सूर्य को मना क्यों किया? तेजो में अकादमी में शामिल होना तो हमारे सिंह वंश के लिए और भी फायदेमंद होता। दूसरे बुजुर्ग सूरज सिंह ने उलझन में पूछा। बैठने के लिए एक जगह ढूंढकर विराट सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, तेजो में अकादमी में शामिल होना निश्चित रूप से हमारे सिंह वंश के लिए फायदेमंद है। हालांकि जो चीजें हमारे पास नहीं होती वही हमें और भी ज्यादा आकर्षित करती हैं। समझ गया, तुम बहुत चतुर लड़के हो। पूरे साम्राज्य में केवल तुम ही आचार्य सूर्य के शरीर से शीत विष निकालने में मदद कर सकते थे। अगर वह जीवित रहना चाहते हैं तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएंगे। आचार्य सूर्य को अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने से न तो राठौर वंश और न ही राव वंश कोई जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत करेगा। वीरेंद्र सिंह जोर से हंस पड़े। किसने सोचा था, तीसरे युवा मास्टर, कि तुम्हारे पास इतनी शानदार नीतियां होंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने बार बार आचार्य सूर्य को ठुकरा दिया। लेकिन क्या इससे तुम्हारे साधना में देरी नहीं होगी? अरुण सिंह ने तारीफ की। उदासीनता से अपने कंधे उचकाते हुए विराट सिंह ने कहा, साधना की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेजो में अकादमी जाना वास्तव में इसमें रुकावट डालता। शायद विराट को कोई अद्भुत अवसर या खजाना मिल गया है। वीरेंद्र सिंह ने मन ही मन अंदाजा लगाया, क्योंकि केवल यही एक स्पष्टीकरण था जो उन्हें आश्वस्त कर सकता था। क्या ये सचमुच विराट ही है? श्वेता सिंह ने बिना पलक झपकाए विराट सिंह की ओर देखते हुए मन ही मन अचरज से सोचा। विराट सिंह बहुत बदल गया था। पुराना विराट सिंह कभी पारिवारिक मामलों की परवाह नहीं करता था और इस तरह कभी बात नहीं करता था जैसे वह आज कर रहा था। इसके अलावा मंच पर उसका प्रदर्शन बेहद स्थिर और शांत था और आचार्य सूर्य जैसी शक्तिशाली शख्सियत का सामना करते हुए भी उसने घबराहट का जरा सा भी संकेत नहीं दिया। विराट सिंह में इतना बड़ा बदलाव किस वजह से आया होगा? क्या ये मालिनी राठौर के कारण हो सकता है? ऐसा नहीं लगता था। श्वेता सिंह विराट सिंह की आंखों में देख सकती थी कि वहां कोई गुस्सा या दुख नहीं था, केवल आत्मविश्वास और गौरव था। विराट, अपने साधना पर ध्यान केंद्रित करो। माँ को तुम पर भरोसा है। मालिनी राठौर के बारे में ज्यादा मत सोचो। माँ तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी लड़की ढूंढ देगी। श्वेता सिंह ने विराट सिंह की आंखों में आत्मविश्वास देखकर दिलासा देते हुए प्रोत्साहित किया। पिताजी का साधना राठौर मुखिया के बराबर है, इसलिए हमारा पहला लक्ष्य पिताजी को अगले स्तर पर प्रवेश दिलाना होना चाहिए। इस तरह हम राठौर और राव दोनों वंशों को दबा सकते हैं। ये बड़े बुजुर्ग के लिए भी अपनी औषधि श्रेणी में सुधार करने का समय है, विराट सिंह ने मन ही मन सोचा। हालांकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात अपने साधना में सुधार करना था, क्योंकि 1 महीने में तेजस्वी राव के साथ उसकी निर्णायक लड़ाई होनी थी। साधना का स्तर जितना ऊंचा होता था, आगे बढ़ना उतना ही कठिन होता था, लेकिन विराट सिंह को पूरा यकीन था कि वह 1 महीने के समय में तेजस्वी राव को हरा सकता है। अपने कमरे में लौटने से पहले विराट सिंह ने अरुण सिंह के शरीर से कुछ अग्नि विष निकालने में मदद करने के लिए उसी रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया। अरुण सिंह का सदमा शब्दों से परे था और वे आखिरकार समझ गए कि आचार्य सूर्य विराट सिंह को इतना महत्व क्यों देते थे। दोपहर के भोजन के बाद विराट सिंह जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गया। सप्तवर्ण अमृत निकाला, उसे निगला और तुरंत परम ड्रैगन देव तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। परम ड्रैगन देव तकनीक बेहद शक्तिशाली थी। सप्तवर्ण अमृत के साथ मिलकर विराट सिंह के साधना की गति पहले से भी अधिक खौफनाक हो गई थी। सप्तवर्ण अमृत वास्तव में शरीर शुद्धि क्षेत्र के लिए एक खजाना है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी इतनी मांग है। मैं आज रात ही शरीर शुद्धि क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच जाऊंगा, विराट सिंह ने खुशी से सोचा। विराट सिंह ने लालच से आध्यात्मिक ऊर्जा और अमृत को सोख लिया, जिससे चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा उस पर आकर केंद्रित होने लगी, जिससे एक शीर्ष पर 3 फूलों का संगम की स्थिति बन गई। अगर कोई इसे देख लेता तो दंग रह जाता। ... भवन स्वामी को रिपोर्ट प्रस्तुत है। एक खबर है, रत्न भंडार के मुख्य हॉल में भागते हुए एक गार्ड ने कहा। क्या खबर है? युगवीर ने बिना किसी जल्दबाजी के पूछा। अभी अभी सिंह वंश के तीसरे युवा मास्टर विराट सिंह ने खुद शरीर शुद्धि क्षेत्र के केवल 4थे स्तर पर होने के बावजूद विक्रम राव को आसानी से हरा दिया, जो शरीर शुद्धि क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, गार्ड ने रिपोर्ट दी। ओह, विराट सिंह ने विक्रम राव को हरा दिया। दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा वाले कचरे में इस तरह की क्षमता है? युगवीर ने आश्चर्य से पूछा। ये पूरी तरह से सच है। इतना ही नहीं, वह एक ही नजर में देख सकता था कि आचार्य सूर्य के शरीर में शीत विष था और उसने मौके पर ही उसमें से कुछ बाहर निकाल दिया।
खुद आचार्य सूर्य ने कहा कि 5वें ग्रेड के औषधि शास्त्री भी उसके शीत विष को बाहर निकालने में संघर्ष करते हैं, और विराट सिंह ने किसी अज्ञात विधि का उपयोग करके आसानी से जहर से छुटकारा दिला दिया। नतीजतन आचार्य सूर्य उसे अपना सीधा शिष्य बनाना चाहते थे और यहां तक कि तेजोमय अकादमी के मुख्य आचार्य से उसकी सिफारिश करने पर भी विचार कर रहे थे, लेकिन विराट सिंह ने मना कर दिया। गार्ड ने हर विवरण को ईमानदारी से बताया। शीत विष बाहर निकाला। ये सुनकर युगवीर सदमे में खड़े हो गए। उन्हें याद आया कि विराट सिंह ने जाने से पहले उनसे क्या कहा था। जब विराट सिंह निकला तो उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अग्नि विष निकाल सकता है। युगवीर सोचने लगे कि क्या अब उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा है। ... एक रात के दौरान विराट सिंह ने आध्यात्मिक द्रव की 2 बोतलें लीं और आसानी से शरीर शुद्धि क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गया। अपनी मुट्ठी को देखते हुए विराट सिंह ने ठंडी हंसी के साथ सोचा, मेरी वर्तमान ताकत के साथ मुझे लगता है कि विक्रम राव को हराने के लिए केवल एक मुक्का ही काफी होगा। शरीर शुद्धि क्षेत्र के 5वें स्तर को पार करने के बाद विराट सिंह ने न केवल अपने साधना में एक ब्रेक थ्रू महसूस किया, बल्कि यह भी महसूस किया कि उसका शरीर और भी अधिक मजबूत हो गया था। परम ड्रैगन देव तकनीक एक ऐसी साधना तकनीक है जो आंतरिक और बाहरी दोनों पहलुओं को मजबूत करती है। इस प्रकार जैसे जैसे मेरा साधना मजबूत होगा, मेरा शरीर भी अधिक शक्तिशाली होता जाएगा और मेरी युद्ध क्षमताएं निश्चित रूप से दूसरों से बेहतर होंगी। उस समय विरोधी की चालों को तोड़े बिना भी मैं उन्हें हराने में सक्षम रहूंगा। विराट सिंह ने खुशी से कहा। वह इतना उत्साहित था कि अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। तेजस्वी राव, बस इंतजार करो, 1 महीने में देखो कि मैं तुम्हें तब तक पीटता हूं जब तक तुम जमीन पर अपने दांत न ढूंढने लगो। विराट सिंह ने उग्रता से ताना मारा। अभी अभी साधना में सफलता पाने के बाद विराट सिंह अपना प्रशिक्षण जारी रखना चाहता था ताकि 2 या 3 दिनों के भीतर शरीर शुद्धि क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच सके। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तीसरे युवा मास्टर। लेकिन इसी पल दरवाजे के बाहर से मधुरा की आवाज आई। क्या बात है? विराट सिंह ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। एक युवा लड़की आपसे मिलने आई है। दरवाजे के पार से मधुरा की आवाज आई। एक युवा लड़की? विराट सिंह थोड़ा चौंक गया और सोचने के बाद अनुपम नगर में मालिनी राठौर के अलावा वह किसी अन्य युवा लड़की को नहीं जानता था। उससे मिलने कौन आ सकता था? कौन है? विराट सिंह ने पूछा। मुझे नहीं पता युवा मास्टर, बेहतर होगा कि आप खुद आकर देख लें, मधुरा ने आग्रह किया। मैं आ रहा हूं, उसने जवाब दिया। सिंह वंश के हॉल में वीरेंद्र सिंह और श्वेता सिंह हरे रंग के कपड़े पहने एक युवा लड़की का जायजा ले रहे थे। लड़की एक अनोखी आभा, संगमरमर जैसी त्वचा और एक उत्कृष्ट चेहरे के साथ शान से खड़ी थी। स्पष्ट रूप से वह अत्यंत सुंदर लग रही थी। वह केवल 15 या 16 वर्ष की लग रही थी, लेकिन उसका शारीरिक गठन बहुत अच्छा था और उसका निखरा हुआ रूप ये बता रहा था कि 2-3 वर्षों में वह अद्भुत रूप से सुंदर हो जाएगी। उस लड़की की असाधारण सुंदरता ने श्वेता सिंह को आश्चर्यचकित कर दिया। विराट ऐसी सुंदर लड़की को कब से जानने लगा? माँ को इतनी बड़ी बात के बारे में न बताना। ये युवा लड़की निश्चित रूप से साधारण नहीं है, मालिनी राठौर से कहीं ज्यादा सुंदर है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, श्वेता सिंह ने मन ही मन खुशी से सोचा। पहली ही मुलाकात में उन्हें वह लड़की बहुत पसंद आ गई। उस लड़की की सुंदरता वास्तव में मालिनी राठौर से बहुत अधिक थी। चाहे वह स्वभाव के मामले में हो या रूप रंग के मामले में, मालिनी राठौर उसकी तुलना में कहीं नहीं ठहरती थी। ऐसी सुंदर लड़की कहाँ से आई थी? वीरेंद्र सिंह और तीनों बुजुर्ग सभी बहुत उत्सुक थे और जिस बात ने उन्हें हैरान किया वह ये थी कि वह लड़की पहले से ही प्राण शुद्धि क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थी। 15 या 16 साल की उम्र में इस स्तर तक पहुंचना वास्तव में जीनियसों में भी एक महाजीनियस होने का प्रमाण था। पूरे अग्निवर्ष साम्राज्य में दूसरा ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल होता। उस लड़की की प्रतिभा असाधारण थी, जिसकी तुलना साधारण प्रतिभावान लोगों से नहीं की जा सकती थी। शिवांगी, यहाँ आकर बैठो, श्वेता सिंह ने खुशी भरी मुस्कान के साथ आमंत्रित किया। शिवांगी नाम की वह युवा लड़की आज्ञाकारी रूप से चलकर आई। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। शिवांगी, क्या तुम आंटी को बता सकती हो कि तुम कहाँ से आए हो? श्वेता सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा और अपनी कलाई से लड़की के काले बालों को सहलाया। मुख्य महाद्वीप, शिवांगी ने संक्षेप में जवाब दिया। मुख्य महाद्वीप? वीरेंद्र सिंह और तीनों बुजुर्गों के चेहरे पल भर में सख्त हो गए। वे शिवांगी को हैरानी से देखने लगे। अग्निवर्ष साम्राज्य मुख्य महाद्वीप से बहुत दूर था। क्या शिवांगी इतनी दूर का रास्ता तय करके अकेले यहाँ आई थी? विराट सिंह निश्चित रूप से मुख्य महाद्वीप नहीं गया हो सकता था। वह अपने पूरे 16 वर्षों में सिंह वंश के साथ ही रहा था, एक ऐसा तथ्य जिसकी पुष्टि परिवार का हर सदस्य कर सकता था। लेकिन शिवांगी विराट सिंह को पहचानती हुई लग रही थी, जिसने उन सभी को उलझन में डाल दिया था। उसी समय विराट सिंह ने हॉल में प्रवेश किया और अपनी मां के पास शिवांगी को बैठे देखा, जिससे उसके कदम वहीं रुक गए। भाई विराट। विराट सिंह को देखते ही शिवांगी के सुंदर चेहरे पर तुरंत एक खुशी भरी मुस्कान आ गई और वह तेजी से उसकी ओर बढ़ी। विराट सिंह ने शिवांगी को हैरानी से देखा। वह वास्तव में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसने पाया कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था और वह उसे बिल्कुल नहीं पहचानता था। विराट, तुम शिवांगी को कब से जानने लगे? तुमने माँ को उसके बारे में क्यों नहीं बताया? श्वेता सिंह ने शिकायत की। क्या तुम मुझे जानती हो? विराट सिंह ने संदेह से पूछा। उसकी नज़र शिवांगी को गहराई से परख रही थी। उसे पूरा यकीन था कि यह पहली बार था जब वह उसे देख रहा था। विराट, क्या तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? ये युवा लड़की तो कह रही है कि वह मुख्य महाद्वीप से आई है, वीरेंद्र सिंह ने अचरज में पूछा। फिर भी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो शिवांगी विराट सिंह से काफी घुली मिली हुई थी। अंकल सिंह, ये पहली बार है जब मैं और भाई विराट मिल रहे हैं, शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा।
पहली बार श्वेता सिंह का चेहरा सख्त हो गया। ऐसी कौन सी लड़की है जो बिना किसी वजह के खुद किसी पुरुष के दरवाजे पर चली आती है? इसकी आभा असाधारण है और यह स्पष्ट रूप से अपनी वास्तविक ताकत को छिपा रही है। ऐसी असाधारण प्रतिभा के साथ यह मुझसे छोटी है और पहले से ही प्राण शुद्धि क्षेत्र के छठे स्तर पर है। आखिर यह है कौन? विराट सिंह ने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ी। अपनी वर्तमान समझ और अनुभव के साथ वह आसानी से देख सकता था कि शिवांगी कोई साधारण लड़की नहीं थी। अपनी उलझन के बीच विराट सिंह ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? मैं तो बस भाई विराट से दोस्ती करना चाहती थी, शिवांगी ने मीठे स्वर में कहा। वह सिर्फ विराट सिंह से दोस्ती करने के लिए मुख्य महाद्वीप से इतनी दूर आई थी। इतनी बेतुकी बात कौन करेगा? ये निश्चित रूप से वही हैं। इनकी आभा बिल्कुल वैसी ही है जैसी 2 दिन पहले थी। यह मेरे लिए एकदम सही इंसान है। शिवांगी ने मन ही मन खुद को आश्वस्त किया। उसकी हंसमुख मुस्कान और भी गहरी हो गई। विराट सिंह रोने की कगार पर था। एक ऐसी लड़की जिसे वह जानता तक नहीं था, वह उससे सिर्फ दोस्ती करने के लिए मुख्य महाद्वीप से यहाँ चली आई थी। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। भले ही उसे विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी विराट सिंह को शिवांगी में कोई गलत इरादा या उसे नुकसान पहुंचाने का कोई संकेत नहीं दिखा। बिल्कुल दोस्ती से शुरुआत करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। समय के साथ प्यार गहरा होता है। ये सुनते ही श्वेता सिंह ने उत्सुकता से सहमति जताई और जल्दी से कहा, विराट, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम शिवांगी के लिए एक कमरा तैयार करने नहीं जा रहे? श्वेता सिंह के चेहरे पर खुशी देखकर विराट सिंह समझ गया कि वह क्या सोच रही थी और उसने मन ही मन हार मान ली। मालिनी राठौर के विश्वासघात ने विराट सिंह को अभी भी दुख पहुंचाया था और उसकी वजह से वह दोबारा ऐसा धोखा नहीं सहना चाहता था। छोड़ो, वह मालिनी राठौर नहीं है। मुझे सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए। विराट सिंह ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही विराट सिंह मुड़ा, शिवांगी ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर वही मीठी मुस्कान बनी रही। मेरी बेगम, आपको इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है ना? हम अभी भी शिवांगी की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते हैं, दोनों के जाने के बाद वीरेंद्र सिंह ने तुरंत कहा। ये सुनकर श्वेता सिंह हंस पड़ी और बोली, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई है, लेकिन लगता है कि वह हमें बताना नहीं चाहती। शिवांगी कोई साधारण लड़की नहीं है। वह शायद विराट से 1 या 2 साल छोटी है और पहले से ही प्राण शुद्धि क्षेत्र के छठे स्तर पर है। हमने पूरे अग्निवर्ष साम्राज्य में कभी इतने अद्भुत हुनर वाले किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना। इस लड़की की प्रतिभा वास्तव में भयानक है और यह इशारा करती है कि उसके पीछे की ताकत भी बहुत शक्तिशाली होगी। उनके पास मौजूद भयानक ताकत को देखते हुए अगर वे हमारे सिंह वंश पर हमला करना चाहते तो हम अब तक मर चुके होते। वह विराट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अरुण सिंह ने दावे के साथ कहा। कुछ समय बाद हम विराट से कहेंगे कि वह पहले कदम उठाए और बाद में बताए। हमें इस लड़की को हर हाल में अपने पक्ष में करना ही होगा। श्वेता सिंह ने खुशी से कहा, मानो सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। मेरी बेगम, आप ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? क्या विराट उस तरह का इंसान है? वीरेंद्र सिंह ने अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ पूछा। क्यों? क्या आपने पुराने दिनों में ऐसा नहीं किया था? अगर आप कर सकते थे तो विराट क्यों नहीं कर सकता? मुझे शिवांगी सचमुच बहुत पसंद है। वह मालिनी राठौर से 100 गुना बेहतर है। श्वेता सिंह ने तुरंत पलटवार किया। लेकिन वह बात अलग थी, वीरेंद्र सिंह ने बेहद झेपते हुए कहा। हा, अरुण सिंह और बाकी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। उनका सारा ध्यान शिवांगी पर था। उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि विराट सिंह ने शरीर शुद्धि क्षेत्र के 5वें स्तर पर ब्रेकथ्रू हासिल कर लिया था। भाई विराट, मैंने आपकी स्थिति के बारे में सुना है। वे जो कहते हैं उसकी चिंता मत कीजिए। एक बार जब आप अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। शिवांगी ने विराट सिंह के हाथ को थामे हुए हल्की हंसी के साथ कहा। तुम वास्तव में कौन हो? सिंह वंश में आने का तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए तुम्हें निश्चित रूप से किसी बड़ी शक्ति ने निखारा होगा, विराट सिंह ने गंभीरता से पूछा। उसकी आंखें शिवांगी की आंखों से जुड़ी थीं। दुष्ट ड्रैगन देव की यादों और विशाल अनुभव को प्राप्त करने के बाद विराट सिंह उन मामलों से निपटने में बेहद सतर्क और सावधान हो गया था जो उसके और सिंह वंश के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। उसे सभी संभावित खतरों से बहुत ही सावधानी से निपटना था। विराट सिंह के गंभीर और थोड़े ठंडे व्यवहार को देखकर शिवांगी ने जल्दी से कहा, भाई विराट, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं अभी आपको नहीं बता सकती, क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? विराट सिंह को शिवांगी की आंखों में कोई छल नहीं दिखा, केवल शिकायत और मिन्नतें दिखाई दी। दुखी शिवांगी को देखकर विराट सिंह का दिल पिघल गया। उसे यकीन था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जाओ और थोड़ा आराम करो। धन्यवाद भाई विराट। शिवांगी ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और विराट सिंह से चिपकी नहीं रही। विराट सिंह ने ये तो कह दिया, लेकिन अपने दिल में सतर्क बना रहा। जब कोई सुंदर लड़की खुद होकर आए तो किसी का भी शक करना स्वाभाविक था। एक दिन, फिर 2 दिन बीत गए और विराट सिंह ने खाने के समय को छोड़कर अपना सारा समय साधना में लगा दिया, जिससे उसके साधना स्तर में खौफनाक प्रगति हुई। तीसरे दिन, विराट सिंह ने बिना किसी रुकावट के शरीर शुद्धि क्षेत्र के छठे स्तर में प्रवेश करते हुए एक और ब्रेकथ्रू हासिल किया। 5वें स्तर को पार करने में केवल 1 रात लगी थी, लेकिन छठे स्तर पर पहुंचने में 3 दिन लग गए, जो साधना की कठिनाई को दर्शाता था। अपनी वर्तमान गति के हिसाब से मैं 1 महीने के भीतर निश्चित रूप से 9वें स्तर को पार कर सकता हूं। और उस समय में शायद तेजस्वी राव ने प्राण शुद्धि क्षेत्र के पहले स्तर में कदम रख लिया होगा। विराट सिंह ने अपनी आंखों में उग्र चमक के साथ हल्की ठंडी हंसी हंसते हुए सोचा।
राव वंश के मुख्य प्रतिभाशाली के रूप में तेजस्वी राव परिवार के समर्थन का केंद्र था और वे संसाधनों का पूरा ध्यान रख रहे थे। इसके अलावा तेजस्वी राव पहले से ही शरीर शुद्धि क्षेत्र के 8वें स्तर के चरम पर था, जो किसी भी क्षण 9वें स्तर में कदम रखने के लिए तैयार था। उसकी प्रतिभा को देखते हुए बाहरी ताकतों की मदद से 1 महीने के भीतर प्राण शुद्धि क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंचना उसके लिए असंभव नहीं था। कुछ दिनों के साधना के बाद सप्तवर्ण अमृत खत्म हो चुका था। शरीर शुद्धि क्षेत्र में ब्रेक थ्रू काफी हद तक सप्तवर्ण अमृत पर निर्भर था। विराट सिंह के साधना की भयानक गति के बावजूद उसे सप्तवर्ण अमृत की सख्त जरूरत थी। भाई विराट। जैसे ही विराट सिंह अपने कमरे से बाहर निकला, उसने शिवांगी की मीठी और सुरीली आवाज सुनी। शिवांगी को अपनी ओर भागते हुए देखकर विराट सिंह के चेहरे पर लाचारी के भाव आ गए। भले ही शिवांगी उससे चिपकी न रहे, लेकिन जब भी वह बाहर निकलता, शिवांगी ही सबसे पहले उसे दिखाई देती थी। भाई विराट, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी, शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा और पास आते ही तुरंत विराट सिंह की बांह थाम ली। यह अपनी आभा को छिपा सकती है। केवल एक नजर में विराट सिंह स्तब्ध रह गया। वह शिवांगी के साधना की गहराई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। शिवांगी की पृष्ठभूमि मेरी सोच से भी अधिक भयानक हो सकती है। विराट सिंह ने मन ही मन अंदाजा लगाया। चलो, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूं, विराट सिंह ने मासूम और निष्पाप शिवांगी को देखते हुए बेरुखी से कहा, लेकिन वह अपना दिल कठोर नहीं कर पाया। वरना विराट सिंह उससे बात करने की भी जहमत नहीं उठाता। एक साधारण से वाक्य ने शिवांगी को बेहद खुश कर दिया। ये पहली बार था जब विराट सिंह उसे बाहर ले जा रहा था। विराट, तुम कहाँ जा रहे हो? जब वे सामने के अहाते से गुजर रहे थे तो वीरेंद्र सिंह ने पूछा। आध्यात्मिक द्रव लेने बाहर जा रहा हूं, विराट सिंह ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम्हारा आध्यात्मिक द्रव खत्म हो गया? क्या तुम्हारे साधना में कोई प्रगति हुई है? वीरेंद्र सिंह थोड़े हैरान रह गए। वे जानते थे कि विराट सिंह दुकान से आध्यात्मिक द्रव की 10 बोतलें ले गया था। वे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती थीं? क्या आध्यात्मिक द्रव इतनी तेजी से इस्तेमाल हो रहा था? शरीर शुद्धि क्षेत्र का 6ठा स्तर, विराट सिंह ने जवाब दिया, और वह पहले ही मुख्य द्वार से बाहर निकल रहा था। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, वीरेंद्र सिंह ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। रुको, उसने अभी क्या कहा? शरीर शुद्धि क्षेत्र का 6ठा स्तर। वीरेंद्र सिंह पूरी तरह से सदमे में आ गए। वे उनका पीछा करने और जांच करने के इरादे से तेजी से मुड़े, लेकिन विराट सिंह और शिवांगी पहले ही गायब हो चुके थे। पूरे 2 मिनट तक स्तब्ध रहने के बाद वीरेंद्र सिंह आखिरकार अपने होश में आए और चिल्लाए, उसने केवल 3 दिनों में 2 स्तर पार कर लिए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? विराट सिंह की दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा प्रतिभा के साथ उससे 3 दिनों में 2 स्तर पार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। 3 महीनों की बात तो छोड़ ही दीजिए। यहां तक कि आर्यन सिंह की 5वें ग्रेड योद्धा आत्मा प्रतिभा के साथ भी एक स्तर पार करने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते थे, अगर उससे अधिक नहीं। क्या विराट सिंह ने 3 दिनों में 2 स्तर पार करने के बारे में झूठ बोला था? पिछले 2 दिनों की घटनाओं को याद करते हुए वीरेंद्र सिंह को शक हुआ था कि विराट सिंह को कोई खजाना या अवसर मिला होगा। अगर विराट सिंह झूठ नहीं बोल रहा था, तो क्या सिंह वंश ऊंचाइयों को नहीं छू सकता था? वीरेंद्र सिंह जितना अधिक इस बारे में सोचते, उतने ही अधिक उत्साहित होते जाते, और वे जल्दी से उनके पीछे बाहर निकल पड़े। विराट सिंह का घर से बाहर निकलना एक सामान्य बात थी, लेकिन उसके बगल में एक उत्कृष्ट और सुंदर युवा लड़की का अचानक जुड़ जाना साधारण बात नहीं थी। घर से निकलने के तुरंत बाद ही विराट सिंह को पछतावा होने लगा, ये देखते हुए कि सड़क पर मौजूद हर व्यक्ति की नजर उन पर ही टिकी हुई थी। ये किसकी बेटी है, इतनी सुंदर? सिंह वंश के इस नाकारा की महिलाओं के मामले में वाकई अच्छी किस्मत है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उसने एक और ढूंढ ली। यह मालिनी राठौर से कहीं ज्यादा सुंदर है। विराट सिंह इसे कब से जानने लगा। हमने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। शर्त लगा लो कि इस नाकारा को जल्द ही फिर से छोड़ दिया जाएगा। कौन सी लड़की इतनी मूर्ख है जो एक नाकारा को चुनेगी? बहुत अफसोस की बात है। सड़क पर विराट सिंह और शिवांगी की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान 100% अपनी ओर खींच लिया, जिससे एक बड़ा हंगामा मच गया और अनगिनत लोग ईर्ष्या करने लगे। भीड़ से आ रही अजीब नजरों को महसूस करते हुए शिवांगी ने विराट सिंह को एक झेप भरी मुस्कान दी। विराट सिंह ने इन नजरों और टिप्पणियों को नजरअंदाज किया और पूरे समय शांत और संयमित बना रहा। सड़क के दूसरी ओर एक आदमी विराट सिंह को बड़ी दुश्मनी से घूर रहा था। कुछ महसूस होने पर विराट सिंह अपने कदम रोककर थोड़ा भौहें सिकोड़ने लगा। शुभ राव। विराट सिंह, तुमने मेरे छोटे भाई का हाथ तोड़ा था, आज मैं तुम्हारा एक पैर तोड़ दूंगा। शुभ राव गुस्से में चिल्लाया। उसकी आंखें सांप की तरह जहरीली थीं, जो विराट सिंह पर टिकी हुई थीं। डर है कि तुम्हारे पास ऐसा करने की औकात नहीं है, विराट सिंह ने बिना किसी डर के ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। शुभ राव, जो विक्रम राव से केवल एक स्तर मजबूत था, और अब जब विराट सिंह खुद शरीर शुद्धि क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच चुका था, तो वह शुभ राव से क्यों डरता? यह मत सोचो कि तुम किस्मत से मेरे भाई को हराकर मेरे सामने अहंकारी बन सकते हो। मैं अभी तुम्हारा पैर तोड़ने जा रहा हूं। शुभ राव गुस्से में चिल्लाया। विराट सिंह का अहंकार देखकर उसका गुस्सा और भड़क गया। इतना कहकर शुभ राव दहाड़ा और एक खूंखार बाघ की तरह आगे बढ़ा। उसके भयानक दबाव को देखकर सड़क पर मौजूद लोग रास्ता देने लगे। हुम्फ, तुम्हें लगता है कि तुम और तुम्हारा शरीर शुद्धि क्षेत्र का 7वां स्तर मेरा पैर तोड़ सकते हैं? सपने देखना बंद करो, विराट सिंह ने पलटकर ताना मारा। अगर शुभ राव खुद मौत को दावत दे रहा था, तो विराट सिंह उस पर दया न दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था। धमाका।
कुछ ही सांसों में विराट सिंह ने नितिन राव के मुके का जवाब अपने मुके से दिया और एक दबी हुई गूंज के साथ प्राण ऊर्जा का एक विस्फोट चारों ओर फैल गया। नितिन राव के पूरी ताकत से किए गए हमले का सामना करते हुए विराट सिंह ने उसे आसानी से रोक दिया। नितिन राव का चेहरा बुरी तरह बदल गया। वह विराट सिंह को आश्चर्य से देखने लगा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अभी 3 दिन पहले विराट सिंह केवल शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के चौथे स्तर पर था और उसने विक्रम राव की चालों को तोड़कर उसे हराया था, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में विक्रम राव के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। लेकिन केवल 3 दिनों में विराट सिंह की ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? वह वास्तव में नुकसान में रहे बिना शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के छठे स्तर का सामना कर सकता था। तुम छठे स्तर पर हो? काफी देर सदमे में रहने के बाद नितिन राव आखिरकार चिल्लाया। तुम्हें यह एहसास अब हो रहा है क्या बहुत देर नहीं हो गई? विराट सिंह ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उपहास उड़ाया। वह नितिन राव से बिल्कुल भी बेपरवाह था। ये ठीक नहीं है। नितिन राव के चेहरे के भाव फिर बदल गए। उसे एहसास हुआ कि विराट सिंह, जो चौथे स्तर पर था, वह विक्रम राव को हरा सकता था। अब छठे स्तर पर ब्रेकथ्रू करने का मतलब था कि विराट सिंह उसे भी हरा सकता था। प्रतिद्वंद्वी की चालों को तुरंत तोड़ने की विराट सिंह की क्षमता के बारे में सोचकर नितिन राव बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया। क्या हुआ? क्या तुम मेरा पैर नहीं तोड़ने वाले थे? नितिन राव को पीछे हटते देखकर विराट सिंह ने ताना मारा। नितिन राव का चेहरा बेहद गंभीर था। शब्द कहे जा चुके थे, अगर वह नहीं लड़ता तो क्या अनुपम नगर के लोग उस पर नहीं हंसते? नितिन राव खुद को एक बड़ी दुविधा में पा रहा था। इस पल फैसला उसके हाथ में नहीं था। विराट सिंह का हमला पहले ही तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। धड़ाक 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 विराट सिंह ने एक खूंखार हमला बोल दिया। इस बार चालें तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। विराट सिंह की वर्तमान ताकत और गति के साथ वह नितिन राव को एक निशाना बनाकर उस पर हावी होने के लिए काफी था। विराट सिंह के भयंकर हमले का सामना करते हुए, जो आश्चर्यजनक रूप से तेज था, नितिन राव के पास पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं थी और वह कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। सड़क पर खड़ी भीड़ काफी देर से हक्की बक्की रह गई थी। विराट सिंह वास्तव में शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के छठे स्तर पर है। इस नाकारा को इतनी तेज साधना गति कहां से मिली? क्या वह 3 दिन पहले चौथे स्तर पर नहीं था? भले ही इसके पास दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा हो, फिर भी आध्यात्मिक द्रव और अमृत की मदद से भी 3 दिनों में छठे स्तर पर पहुंचना संभव नहीं होना चाहिए। ये तो भूत देखने जैसा है। नितिन राव बिल्कुल भी पलटवार नहीं कर पा रहा है। विराट सिंह इतना शक्तिशाली कब बन गया? यहाँ चालें तोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। अविश्वास से भरी आंखें विराट सिंह पर टिकी थी और इस पल पूरी सड़क मानो जम गई थी। हर कोई काठ का पुतला बन चुका था। इस नाकारा के पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? नितिन राव के दिमाग में एक बड़ा खतरा गूंज उठा। क्या ये वही दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा वाला विराट सिंह था? 3 दिनों के भीतर ताकत में इतना उछाल आना असंभव सा लग रहा था। एक के बाद एक मुके, एक के बाद एक लात नितिन राव पर पड़ रहे थे। ऐसी गति से नितिन राव ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। दर्जन भर मुक्कों के बाद नितिन राव पहले ही घायल हो चुका था। धमाका! विराट सिंह का मुक्का नितिन राव के पेट पर लगा। उस शक्तिशाली वार ने नितिन राव के मुंह से खून निकाल दिया। वह दर्द से दोहरा हो गया, जिसके तुरंत बाद ऊपर से एक लात पड़ी, जिसने नितिन राव को जमीन पर पटक दिया। शुरुआत से अंत तक नितिन राव को हमला करने का कोई मौका नहीं मिला। शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के 7वें स्तर वाले के लिए बस इतना ही, विराट सिंह ने ताना मारा। तुम्हारी साधना इतनी जल्दी शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के छठे स्तर पर कैसे पहुंच सकती है? नितिन राव ने अपने दांत भींचते हुए घुराया। विराट सिंह द्वारा इतनी आसानी से हराए जाने पर वह गुस्से से पागल हो रहा था। अगर वह एक नाकारा को भी नहीं हरा सकता था, तो वह अनुपम नगर में फिर कभी अपना मुंह कैसे दिखा सकता था? कौन जाने, विराट सिंह ने ताना मारते हुए कहा। चूंकि तुम मेरा एक पैर तोड़ना चाहते थे और तुमने ही सबसे पहले मुझे उकसाया था, अगर मैं तुम्हारा एक पैर न तोड़ूं तो यह मेरे साथ अन्याय होगा। विराट सिंह, तुम्हारी यह मजाल! नितिन राव गुस्से में दहाड़ा। धड़ाम, चटक, बिना जरा सी हिचकिचाहट के विराट सिंह का पैर जोर से नीचे आया, जिसने असीम ताकत से नितिन राव के पैर की एक हड्डी को चकनाचूर कर दिया। टूटी हड्डियों के असहनीय दर्द ने नितिन राव को एक कटे हुए सुअर की तरह चीखने पर मजबूर कर दिया। हैरान दर्शक नितिन राव की चीखों से डर के मारे पीले पड़ गए। उन्होंने विराट सिंह का ऐसा क्रूर और बेरहम रूप पहले कभी नहीं देखा था। पुराने विराट सिंह में ये क्रूरता, ये हावी होने वाली ताकत कहाँ थी? विराट सिंह, तुमने मेरा पैर तोड़ने की हिम्मत की। राव वंश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नितिन राव पागलों की तरह चिल्लाया। विराट सिंह ने बस अपने कंधे उचकाए और ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो फिर राव वंश को मेरे पास आने दो। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राव वंश के सदस्य को घायल करने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही विराट सिंह ने अपनी बात पूरी की, अचानक अधिकार और गुस्से से भरी एक आवाज गूंजी और अपने साथ एक शक्तिशाली आभा और हत्या की मंशा लेकर आए। हत्या की मंशा? राव वंश के मुखिया? विराट सिंह का चेहरा थोड़ा बदल गया। भाई विराट, सावधान रहिए। पूरे समय देख रही शिवांगी ने जल्दी से चेतावनी दी। मुखिया यहाँ हैं। भीड़ घबरा कर तितर बितर हो गई। विराट सिंह का खेल इस बार खत्म। कई लोगों ने मन ही मन अंदाजा लगाया। शहर की इमारतों पर एक काली परछाई तेजी से लहराई और तेजी से विराट सिंह के करीब आ गई। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि राव मुखिया की थी, जो रूपांतरण क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना पर थे। मुखिया, इसे मार डालिए, इसे अभी मार डालिए। नितिन राव गुस्से और डर में दहाड़ा। नितिन राव के पैर की हड्डी को कुचला हुआ देखकर, जो शायद अपाहिज हो चुका था, राव मुखिया की हत्या की मंशा और भी तीव्र हो गई, क्योंकि उनके परिवार के 2 युवा सदस्य अपाहिज हो चुके थे।
विराट सिंह बिना किसी घबराहट के तेजी से एक तरफ हट गया और ठंडे स्वर में बोला, राव मुखिया, इसने ही मुझे सबसे पहले उकसाया था। यहाँ बहुत से गवाह मौजूद हैं। मेरे पास केवल दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा की प्रतिभा है, बस इतना ही। अगर वह मुझ जैसे इंसान को भी नहीं हरा सकता, जिसे वह कचरा कहता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले तुमने विक्रम की बांह अपाहिज की और अब तुमने नितिन राव का पैर तोड़ दिया। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। राव मुखिया दहाड़े, उनका चेहरा गुस्से से खौफनाक रूप से विकृत हो गया था। क्रोधित राव मुखिया के पास ये सोचने का समय नहीं था कि विराट सिंह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया था। इन शब्दों के साथ राव मुखिया भयानक और आश्चर्यजनक गति से विराट सिंह की ओर झपटे। एक साधारण इंसान के लिए राव मुखिया की आकृति को देखना असंभव होता, लेकिन उनकी बदकिस्मती से विराट सिंह कोई साधारण इंसान नहीं था। जिस पर राव मुखिया ने हमला किया, विराट सिंह ने पहले ही राव मुखिया की कमजोरी और हमले की दिशा को भांप लिया था। ये लड़का वास्तव में पलक झपकते ही विरोधी की कमजोरी को पहचान सकता है। राव मुखिया ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। उनकी भारी बेइज्जती हो रही थी। राव मुखिया का मुक्का चूक गया। ये बहुत ही बाल बाल बचने वाला मामला था। अगर विराट सिंह ने जरा सी भी धीमी प्रतिक्रिया दी होती तो वह मुक्का जानलेवा हो सकता था। राव मुखिया का साधना विराट सिंह से कहीं अधिक बेहतर था। पूरे 2 क्षेत्र आगे विराट सिंह वास्तव में बच निकला। सड़क पर खड़ी भीड़ हैरानी से चिल्ला उठी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राव मुखिया रूपांतरण क्षेत्र में थे। शरीर शुद्धि क्षेत्र का एक कमजोर इंसान इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के हमले से भला कैसे बच सकता था? क्या विराट सिंह इंसान भी था? देखते हैं तुम कहां भाग सकते हो। राव मुखिया गुस्से में दहाड़े। मुक्का चूकने के बाद वे फिर से झपटे। पीठ श्रेणी मध्यम अमृत भयंकर पर्वत हथेली। जैसे ही राव मुखिया विराट सिंह के करीब आए, उन्होंने अपने सच्चे प्राण को सक्रिय किया और एक जोर की दहाड़ लगाई। हवा में एक हथेली से प्रहार किया, जिससे एक शक्तिशाली प्राण बल बह निकला। धिक्कार है, बहुत देर हो चुकी है। विराट सिंह का चेहरा बुरी तरह बदल गया। भाई विराट, शिवांगी ने अपने सच्चे प्राण को लामबंद किया और तेजी से आगे बढ़ी, विराट सिंह को हथेली के प्रहार से बचाने का इरादा रखते हुए। यहां मत आओ, विराट सिंह चिंता में चिल्लाया, लेकिन शिवांगी ने उसके विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये दुष्ट लड़की वास्तव में प्राण शुद्धि क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। राव मुखिया बेहद स्तब्ध रह गए। तुरंत कमजोरी ढूंढने की क्षमता होने के बावजूद विराट सिंह एक ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला करने में असमर्थ था जो युद्ध तकनीक का उपयोग कर रहा था। राव मुखिया, अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारे पूरे राव वंश का सफाया कर दूंगा। ठीक तभी एक अत्यंत भयंकर दहाड़ गूंजी, जिसके साथ राव मुखिया से भी अधिक शक्तिशाली आभा उस क्षेत्र में छा गई। वीरेंद्र सिंह। राव मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। सिंह वंश के मुखिया आ गए हैं। भीड़ एक बार फिर आश्चर्य से चिल्ला उठी। पिताजी। विराट सिंह ने अपने दिल में राहत की लहर महसूस की, वह बेफिक्र हो सकता था। पीठ श्रेणी मध्यम तकनीक प्रचंड वायु हथेली। वीरेंद्र सिंह सबसे तेज गति से भागे और साथ ही अपनी युद्ध तकनीक से मुकाबला किया। धमाका। हथेली के 2 शक्तिशाली प्रहारों की टक्कर से एक भयानक धमाका हुआ, जिसने सड़क के दोनों ओर विक्रेताओं के स्टॉल नष्ट कर दिए और राव मुखिया को कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वीरेंद्र सिंह ने केवल एक ही वार में राव मुखिया को पीछे खदेड़ दिया था, जिससे पता चलता था कि वे उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। यह अच्छा हुआ कि वे सही समय पर आ गए, वरना शिवांगी मुसीबत में पड़ सकती थी। विराट, शिवांगी, क्या तुम दोनों ठीक हो? वीरेंद्र सिंह ने चिंता से पूछा। हम ठीक हैं, किस्मत से पिताजी सही समय पर आ गए, विराट सिंह ने सिर हिलाया। ये देखकर कि विराट सिंह और शिवांगी सुरक्षित थे, वीरेंद्र सिंह ने राहत महसूस की। फिर राव मुखिया की ओर मुड़े और गुस्से में बोले, राव मुखिया, एक जूनियर पर इस तरह हाथ उठाना तुम्हारे लिए शर्मनाक है। यह अच्छी बात है कि विराट सुरक्षित है, वरना मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालता। विराट सिंह ने मेरे राव वंश के 2 युवा सदस्यों को अपाहिज कर दिया है, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। राव मुखिया गुस्से में चिल्लाए, ये जानते हुए कि वे वीरेंद्र सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते। वे केवल अपने गुस्से को दबा सकते थे और नितिन राव के साथ जा सकते थे। अगर हिम्मत है तो मुझ पर वार करो, मैं तुम्हारे लिए किसी भी समय तैयार हूं। वीरेंद्र सिंह ने दृढ़ता से पलटवार किया। वीरेंद्र सिंह ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि विराट सिंह की ओर मुड़े और कहा, शाबाश बेटे, तुमने बहुत ही आक्रामकता से वार किया, बहुत बढ़िया। अगली बार जब तुम्हें मौका मिले तो उसे मार डालना। वीरेंद्र सिंह को अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि विराट सिंह ने शरीर शुद्धि क्षेत्र के 6ठे स्तर पर ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया था और वे इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकते थे। केवल 3 दिनों में ऐसी प्रगति के साथ किसके पास इतनी भयानक प्रतिभा हो सकती थी? वीरेंद्र सिंह के शब्द सुनकर विराट सिंह चौंक गया। उसके पिता उससे भी ज्यादा निर्दयी थे। तुम क्या सोच रही थी, पागल लड़की? क्या तुम नहीं जानती कि यह खतरनाक है? और फिर भी तुम कूद पड़ी। विराट सिंह ने शिवांगी की ओर देखा, उसके चेहरे पर डांट और चिंता का मिला जुला भाव था, हालांकि वह भी उसके कदम से गहराई से प्रभावित हुआ था। वह शिवांगी को केवल कुछ ही दिनों से जानता था, लेकिन उसने उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत की थी। मैं तो बस भाई विराट के लिए चिंतित थी, अगर शिवांगी मर भी जाए तो कोई बात नहीं, जब तक भाई विराट जीवित हैं, शिवांगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फालतू बातें मत करो, तुम मर नहीं सकती। मुझ पर तुम्हारी जान का एहसान है, याद है न? भविष्य में ऐसा दोबारा मत करना, विराट सिंह ने अपना लहजा काफी नरम करते हुए कहा। उसकी चिंता सुनकर शिवांगी संतुष्ट महसूस करने लगी और बार बार सिर हिलाने लगी। विराट, भविष्य में जब भी बाहर जाओ तो बहुत सावधान रहना।
राव वंश इस मामले को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देगा, वीरेंद्र सिंह ने गंभीरता से याद दिलाया। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं उनके साथ इस हिसाब को चुकता करूंगा, विराट सिंह ने उग्र और ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अब जब दुश्मनी हो चुकी थी तो विराट सिंह खतरे को अपने पास नहीं आने देगा। अच्छा है, आध्यात्मिक द्रव लो और जल्दी वापस लौटो। लौटने के बाद लगन से साधना करो। साधना की तुम्हारी वर्तमान गति के साथ पिताजी को विश्वास है कि तुम 1 महीने के भीतर तेजस्वी राव को हरा सकते हो। वीरेंद्र सिंह ने विराट सिंह पर विश्वास से भरकर खुशी से कहा। लगता है पिताजी ने पहले ही कुछ अंदाजा लगा लिया है, विराट सिंह मन ही मन बुदबुदाया।